दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं कोर्ट में कैसे करके रिफॉर्म्स लाया जा सकता है। इसके अलावा जो चर्चा का विषय रहने वाला है वो है महाभियोग, जिसको बोलते हैं इम्पीचमेंट। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, एक जज के घर में आग लगी। जब आग बुझाने का काम किया जा रहा था तो उस दौरान अधजले नोट पाए गए। इसके बाद ये जो मुद्दा है तेजी के साथ में गरमाने लगा। जैसे आग फैली वैसे ही उससे कहीं ज़्यादा ये मुद्दा तेजी से फैला था। अब एक कार्यवाही जो करी जा सकती है कोर्ट के जज के ऊपर वो ये है कि इनको इनके पद से हटा दिया जाना। लेकिन ये काम कोई आसान काम नहीं है। किसी भी जज को, कैग के अधिकारी को, राष्ट्रपति को, इसके अलावा चुनाव आयोग के मुखिया को, इन लोगों को इतने आसानी से पद से नहीं हटा सकते, क्योंकि ये जो संस्थाएं होती हैं वो स्वतंत्र रहती हैं। ये किसी के दबाव में आकर के काम नहीं करती हैं, इसलिए इनको हटाने की प्रक्रिया उतनी ही ज़्यादा मुश्किल रखी गई है संविधान निर्माताओं की तरफ से। एक चीज़ जो आज हम चर्चा करेंगे वो इम्पीचमेंट या फिर महाभियोग से रिलेटेड है। इम्पीचमेंट हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से हम प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जज, इसके अलावा सीजेआई एंड नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग जैसे उच्च पदाधिकारियों को उनके पद से हटा सकते हैं यदि वे संविधान का उल्लंघन करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं या फिर कदाचार के दोषी पाए जाते हैं। संवैधानिक प्रावधानों की यदि हम चर्चा करें तो राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 61 है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश के जजों को कैसे करके हटाएंगे इसका वर्णन है आर्टिकल 124(4) से। इसके अलावा 217 और 218। कैग में अधिकारियों को हटाने के लिए आर्टिकल 148 है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है कि भाई महाभियोग की प्रक्रिया कब सफल हो पाएगी। सबसे पहले तो प्रस्ताव लाया जाता है संसद के किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, महाभियोग इम्पीचमेंट का प्रस्ताव रखा जाता है। इसके बाद प्रस्ताव पर सदन की 1/4 सदस्यों की सिग्नेचर होने चाहिए। फिर प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित होना जरूरी है। इसके अलावा दूसरे सदन के द्वारा इसकी जांच करी जाएगी। दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा। यदि वो भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ जाएगा, जज को हटाया जाएगा, कैग को हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जजों की जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत होती है। प्रक्रिया संसद में चालू होगी और राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जाता है। अभी तक देखा जाए न्यायाधीशों के मामले में तो 2011 में जस्टिस सौमित्र सेन कलकत्ता हाई कोर्ट और 2018 में जस्टिस CS कर्णन मद्रास हाई कोर्ट के खिलाफ जो है इम्पीचमेंट लाया गया था। इसके अलावा राष्ट्रपति के खिलाफ में बात करें तो अब तक किसी राष्ट्रपति के खिलाफ इम्पीचमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि राष्ट्रपति कठपुतली की तरह काम करता, उसको जो बोलो वो करेगा, उसका काम खाली साइन करने का रहता है। इसलिए इम्पीचमेंट से जुड़ी सारी की सारी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। अब हम सीधे चलते हैं आर्टिकल की तरफ और देख लेते हैं इस आर्टिकल को, जिसमें बोला जा रहा है ये जो इम्पीचमेंट कानून है जिसके माध्यम से हम जजों को गलत काम करने से रोक सकते हैं। क्या ये जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का प्रभावी सिस्टम है, जबकि इसमें पॉलिटिकल कंसेंसस जरूरी होती है। मतलब लोकसभा भी पारित करेगी, राज्यसभा भी पारित करेगी, इतने पर 1/4 वोटिंग होना चाहिए। इसके अलावा भी बहुमत से इसको पारित किया जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे इसमें प्रावधान है, जैसे कि 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ेगा, 1/4 सदस्य इसमें सिग्नेचर करेंगे, दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत जरूरी हो जाता है, तभी जा कर के जज को हम हटा सकते हैं। देखिए, महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है जवाबदेही सिस्टम बनाने की बजाय न्यायाधीशों को संरक्षण प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन करी गई है। आप देखेंगे इससे पता चल जाता है कि जजों को इतने आसानी से हम नहीं हटा सकते। जब तक संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्य और प्रत्येक सदन में पूर्ण बहुमत का समर्थन नहीं मिलेगा, मेजॉरिटी चाहिए, तब तक किसी भी जज को हटा नहीं सकते।
ये मान लेना कि इम्पीचमेंट की धमकी से न्यायाधीश डर जाएंगे, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत कम सफल होती है। इसकी बजाय न्यायपालिका के भीतर एक पारदर्शी इंटरनल मैकेनिज्म की ज़रूरत है जो कि सीरियस मिसकंडक्ट से निपट सके। इससे संस्थान में, कोर्ट में जनता का विश्वास और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। देखिए, इम्पीचमेंट जुडिशियल इंडिपेंडेंस की रक्षा करता है। मतलब ये किसी के दबाव में नहीं आएंगे। जैसे सरकार ने धमकी दे दी तो पता चला सरकार के हिसाब से ही सारे नए डिसीजन देना इन्होंने चालू कर दिए, क्योंकि ये राजनीतिक बदले की संभावना को रोकता है। इसी कारण से ये प्रक्रिया कठिन रखी गई है, जिसमें संसद की विस्तृत प्रक्रिया, इसके अलावा मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी का सर्टिफिकेशन जरूरी है। ये हाई थ्रेशोल्ड एग्जीक्यूटिव को न्यायाधीशों को मनमर्जी से हटाने से रोकता है। बस सबसे बड़ा रीज़न यही था जिसके चलते चलते इतनी ज़्यादा हार्ड प्रोसेस रखी गई है कि हम आसानी से जजों को ना हटा सकें। हम अक्सर यही मानते हैं कि न्यायिक स्वतंत्रता, जुडिशियल फ्रीडम हमेशा से रही है, लेकिन ये एक आधुनिक विचार है। हिस्टोरिकल रूप से देखा जाए, पहले के टाइम में जो जज हुआ करते थे, न्यायाधीश हुआ करते थे, राजा के न्याय को लागू करने के लिए होते थे, ना कि राज्य की शक्ति को लिमिटेड करने या फिर पर्सनल अधिकारों की रक्षा करने के लिए हुआ करते थे। मतलब यहाँ पर बताया जाता है कि पुराना जो सिस्टम हुआ करता था, वो सिस्टम राजा ने जो भी आदेश पारित किया है, वहाँ जज क्या काम करेगा, उसको खाली लागू करवाने का काम करेगा। लेकिन देखिए, ये चीज़ बदलना कब शुरू हुई? जब संवैधानिक लोकतंत्र अस्तित्व में आ गया था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस जांच प्रक्रिया में लेजिस्लेटिव रिफॉर्म की ज़रूरत है? सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि इनके घर में नोटों की गड्डी मिली हैं, आधी चली हुई, तो उनको लगा हो सकता है ये काली कमाई से इन्होंने पैसा इकट्ठे किए होंगे। इसके लिए उन्होंने बोला कि हम इन हाउस जांच प्रोसेस चालू करते हैं। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो जांच कर रहा है, क्या उस जांच में कुछ सुधार करने की ज़रूरत है? देखिए, ये प्रोसेस इस उद्देश्य से बनाई गई थी कि कार्यपालिका मतलब सरकार जब कोर्ट के फैसले से नाराज होगी तो वो कानून का दुरुपयोग ना कर सके। इसका एग्जाम्पल है दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस गुजरात स्टेट 1991 का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नडियाड के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ गुजरात पुलिस द्वारा किए गए दुर्व्यवहार पर हस्तक्षेप किया था और न्यायिक अधिकारियों की गिरफ्तारी के लिए दिशा निर्देश जारी करे थे। जांच और अभियोजन से पहले इस प्रकार का आंतरिक तंत्र गलत उपयोग को रोकने के लिए बनाया गया। फिर भी ये ढांचा विधायी हस्तक्षेप से और मजबूत किया जा सकता है। देखिए, हमारे जैसे देश में जहाँ पर जो इन्फोर्समेंट इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर हैं और दोष सिद्ध करने की क्षमता बहुत कम है, वहाँ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना बहुत कठिन हो जाती है। एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जस्टिस निर्मल यादव का मामला था, जिन्हें लगभग 15 साल बाद बरी कर दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत पाए थे। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि इन हाउस प्रोसेस को और भी ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। अब इन हाउस प्रोसेस जो चल रही है, जांच प्रक्रिया चल रही है, तो क्या इसकी रिपोर्ट को सौंपा जाना जनता को ज़रूरी है? देखिए, बात बिल्कुल सही है। तो हम जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में सुप्रीम कोर्ट की ओर से ट्रांसपेरेंसी की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम देख रहे हैं। आज के समय में जहां पर जुडिशियल कंडक्ट सोशल और मास मीडिया के माध्यम से कंटिन्यू आंखों के सामने है, वहां पर ऑपेसिटी, गोपनीयता आप रख ही नहीं सकते। लेकिन ऐसी ट्रांसपेरेंसी केवल संकट के समय की तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, एडहॉक रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए। इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा। साथ ही ये भी ज़रूरी है कि जांच प्रक्रिया
नेचुरल जस्टिस और आरोपी के अधिकारों की भी रक्षा करेगी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जांच समितियों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन इस केस में कोर्ट का डिसीजन सार्वजनिक दबाव के लेवल के कारण लिया गया, हमको ऐसा लग रहा है। नकदी मिलने का जो वीडियो क्लिप कोर्ट ने खुद जारी किया, वो इस धारणा को बनने से पहले ही रोकने के लिए थी कि सुप्रीम कोर्ट किसी वरिष्ठ न्यायाधीश को बचा रहा है। हालांकि ऐसे फैसले सावधानी से लेना चाहिए और हर मामले के आधार पर तय होना चाहिए, ठीक है, ताकि आरोपी के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की पूरी तरह से हम रक्षा कर सकें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जुडिशियल अपॉइंटमेंट में सरकार की भूमिका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सरकार पहले से ही प्रक्रिया में शामिल है। असली सवाल ये आ जाता है कि क्या उसे पूरी छूट मिले। अक्सर कॉलेजियम मतलब जजों की एक कमेटी अपनी सिफारिशें अंतिम करने से पहले सरकार के पास, राष्ट्रपति के पास इनफॉर्मल कंसल्टेशन के लिए भेजता है। जब नाम भेजे जाते हैं तो सरकार के पास इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें फिर से विचार करने के लिए भेजने का अधिकार होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट हमको पता चला है कि राष्ट्रपति को पता कैसे चलेगा कौन व्यक्ति कैसा है, तो ये चीज़ की जानकारी उनको इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार पता चलती है। कई बार सरकार सिफारिशों को रोक लेती है, योग्य उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने से रोक देती है। इस बात से कई बार लड़ाई झगड़ा होते रहता है कोर्ट का और सरकार का। अब हमें इसे कॉलेजियम सिस्टम नहीं कहना चाहिए, ये एक सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी जैसा हो गया है। केंद्र सरकार नामों को चुन करके मंजूरी दे रही है, जिससे कई सारे जो योग्य उम्मीदवार हैं लो ट्रांसपेरेंसी, इसके अलावा अपमानजनक प्रक्रिया के कारण पीछे हट जाते हैं। असली मुद्दा ये नहीं होता है कि जज सरकार नियुक्त करेगी या फिर कोर्ट, बल्कि ये है कि प्रक्रिया कितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी बिल 2010 को हमें समझने की ज़रूरत है। तो देखिए, तो क्या इसको फिर से लागू कर दें? तो नहीं, ये वाला बिल कई सारी कमियों को दूर नहीं करता है। हमें एक बैलेंस्ड और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिस्पॉन्स की ज़रूरत है। सबसे पहले क्लियर एंड जुडिशियल स्टैंडर्ड हमको तय करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यदि किसी न्यायाधीश का कोई रिश्तेदार उसी कोर्ट में वकालत कर रहा है तो उसे घोषित करना अनिवार्य हो, और या तो न्यायाधीश का तबादला हो या रिश्तेदार को उस कोर्ट में पेश होने से रोका जाए। इस प्रकार की चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है। तो हमें ये समझना चाहिए कि लीगल प्रोफेशन पहले से ही एक अनऑफिशियल सहयोगी समीक्षा प्रणाली मतलब पीयर रिव्यू सिस्टम से चलता है। भ्रष्टाचार का मामला खुलकर सामने आने से पहले ही अदालत की गलियारों में चर्चा शुरू हो जाती है। हमें इस प्रणाली को इंस्टीट्यूशनलाइज बना करके बार एसोसिएशन, इसके अलावा जो साथी न्यायाधीश हैं, इनसे इनपुट लेने की प्रक्रिया संपन्न करानी चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लिबरल बनाने की ज़रूरत है क्या, ताकि जो जुडिशियल कंडक्ट है कि सार्वजनिक तौर पर हम समीक्षा कर सकें। तो इसका आंसर है यस। लेकिन जब तक जज इन कानूनों का मनमाने ढंग से उपयोग करते हैं और इन्हें उसका कोई परिणाम भुगतना नहीं पड़ रहा है, तब तक ये सुधार नहीं होने वाला। साथ में ये भी देखना है कि कंटेम्प्ट की कार्यवाही किस भावना से आप कर रहे हैं। क्या ये एक न्यायाधीश का क्रोध था या फिर एक व्यक्ति द्वारा जानबूझकर झूठ फैलाने की प्रतिक्रिया थी? फिर भी ईमानदारी से किए गए विचार विमर्श के लिए जगह होनी चाहिए, गुड फेथ डिस्कोर्स के लिए जगह होनी चाहिए, जिसमें भ्रष्टाचार की आलोचना को आपराधिक अवमानना की से डरने की ज़रूरत नहीं है।